साथियों, आज हम लोग इस एपिसोड में नाटक लिखने का व्याकरण विषय पर चर्चा करेंगे। और आप जानते ही हैं कि अभिव्यक्ति और माध्यम किताब जो आप पढ़ रहे हैं उस किताब में यह चैप्टर आता है और इसमें साहित्यिक लेखन की विशेषताओं पर चर्चा की गई है। खास तौर से नाटक लिखने की क्या विशेषताएं होंगी, कौन से बिंदु होंगे, इनको लेकर इस पर काफ़ी अच्छे से चर्चा की गई है। आप जानते ही हैं, आप तो नाटक खेलते भी हैं, आप नाटक बाकायदा अपने स्कूल में करते होंगे। लेकिन नाटक करते हुए कई बार हमें समस्याएं कहाँ कहाँ आती हैं, कहाँ हमें दिक्कतें आती हैं, ये हमें समझ में नहीं आता है। और साथ ही लिखने की एक कला, जो लिखने की तरह तरह की शैलियाँ आप जानते हैं, उन शैलियों में नाटक लिखने की शैली को भी जानना आपके लिए ज़रूरी है। क्योंकि जब कभी आप कहानी का नाट्य रूपांतरण कर रहे होंगे या किसी कविता का नाट्य रूपांतरण कर रहे होंगे, तब भी उन बिंदुओं को ज़रूर ध्यान दीजिएगा और विषय क्या होने चाहिए, कैसे किया जाना चाहिए, सारी चीज़ों पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। और आप ये भी जान लीजिए कि इसके माध्यम से हम क्या क्या जानेंगे। इसके माध्यम से हम नाटक की और अन्य विधाओं के क्या संबंध होते हैं या क्या अंतर होता है, यह भी जानेंगे। नाटक में समय के बंधन का क्या महत्व होता है, यह भी जानेंगे। नाटक के तत्वों में क्या क्या होता है, यह भी जानने की कोशिश करेंगे। और नाटक में विषय का क्या महत्व होता है, यह जानेंगे। नाटक में स्वीकार और अस्वीकार की अवधारणा का क्या महत्व है, स्वीकार क्या होता है, इसको भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। नाटक की शिल्प पर भी हम बात करेंगे और नाटक की विधाओं पर भी बात करेंगे। चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं। नाटक और अन्य विधाओं का क्या संबंध बनता है, उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। लेकिन इसके साथ ही सबसे पहले यह भी जान लेते हैं कि नाटक की विधा का महत्व हमारे साहित्य में क्या है और कब जन्म लेता है नाटक। कविता सबसे पुरानी विधा मानी जाती है, आप सब जानते हैं, पहले से ही ये जानते हैं। लेकिन कविता के बाद जो दूसरी विधा आती है वह विधा है नाटक। अच्छा, क्यों आती है दूसरी विधा, यह भी सोचने की बात है। तो कविता के बाद दूसरी विधा के रूप में अगर हम नाटक को गिनते हैं तो क्यों गिनते हैं, उसकी एक बड़ी वजह यह है कि इसमें संवाद होते हैं। नाटक में बहुत हद तक विस्तृत, बहुत ज़्यादा व्यापक वर्णन की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें शुरुआती दौर में कविता के माध्यम से ही नाटक खेले जाते थे। इसलिए आप जानते हैं कि नाटक कविता के बाद करना आसान हो गया, क्योंकि संक्षिप्तता इसकी सबसे बड़ी विशेषता है, जो कविता की भी विशेषता है। उसके बाद कहानी वगैरह का जन्म होता है। तो कुल मिलाकर के नाटक हमारे लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण विधा के रूप में आया क्योंकि इसमें दृश्यात्मकता थी। बल्कि इसको एक नाम दिया जाता है दृश्य काव्य, आप जानते होंगे। और इस यानी जो दिखाई देने वाला काव्य है, जो आँखों से हम जिसको देख सकते हैं। कविता सुनने की विधा भी हो सकती है, लेकिन कविता को देखने की विधा के रूप में अगर हम जानेंगे तो नाटक के रूप में जानते हैं। और आप जानते ही हैं कि शुरुआती दौर में लोक नाटक हुआ करते थे। थोड़ा सा परिचय आप जान लीजिए कि शुरुआती दौर में लोक नाट्य हुआ करते थे। लोक नाट्य धीरे धीरे थोड़ी सी उसमें ऐसे तत्व आते चले गए कि उसको एक शास्त्रीय बंधन में बांधना ज़रूरी हो गया। भरत मुनि का नाट्य शास्त्र जब आया तो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में बहुत से ऐसे नियम तय किए गए कि अगर नाटक है तो उसके कौन से नियम होने चाहिए, ये ज़रूरी है। तो उस आभिजात्य कह सकते हैं, उसका एक स्वरूप बना। और जिसको आप कह सकते हैं कालिदास के नाटक उनमें गिने जाते हैं, शूद्रक के नाटक उसमें आते हैं, भवभूति के नाटक आते हैं, और बहुत से विशाखदत्त के नाटक आते हैं, भास के नाटक आते हैं। तो संस्कृत की जो नाट्य परंपरा हमारे यहाँ आई, वो उसके बाद काफ़ी हद तक हुई चली। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि जब मध्यकाल आया तो फिर से लोक नाट्य की ओर एक झुकाव बढ़ता चला गया और नाटक के कई स्वरूप हमारे सामने, उसमें संगीत जुड़ता चला गया, उसमें बहुत सी और चीज़ें जुड़ती चली गई। तो हम थोड़ी सी इन बातों को जानने की कोशिश करते हैं। इसके बारे में शुरू करने इससे पहले विजय तेंदुलकर का एक कथन है जो आपके सामने मैं पेश करना चाहूँगी। उन्होंने कहा है कि नाटक का तंत्र लेखक को खुद निश्चित करना पड़ता है। नाट्य तंत्र के नियमों से मार्गदर्शन होगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि उसके पालन से एक अच्छा नाटक लिखा जा सकता है, ये ज़रूरी नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि विश्व के बहुत से अच्छे नाटक तो बिना किसी नियमों के
बाकायदा बहुत ही अच्छे साबित हुए हैं। लेकिन ऐसे बहुत से नाटक हैं जिनमें नियमों का पालन हुआ है, लेकिन उन नाटकों ने कोई प्रभाव नहीं छोड़ा है। तो ज़रूरी इस बात की है, ये बात ध्यान रखना चाहिए, ये बात ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि नियम पालन किए जाए वही उस सीमा तक ही जितने की ज़रूरी है, ना कि अनावश्यक रूप से नियमों पर जोर दिया जाए। तो अनावश्यक अगर हम नियमों पर जोर देते हैं तो नाटक की विशेषता खत्म हो जाती है, उसका महत्व खत्म हो जाता है। तो इसलिए विजय तेंदुलकर की कही हुई ये बात हमें ध्यान रखनी चाहिए। जब भी हम नाटक पर कोई काम कर रहे हैं, नाटक के लेखन पर काम कर रहे हैं, तो हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए। ये भी जानने की कोशिश करिए कि साहित्य और अन्य विधाओं का क्या संबंध है। चलिए हम पहले सबसे इसी बात को देख लेते हैं। पहली बात तो ये होती है कि अपने लिखित रूप में साहित्य की अन्य विधाएं जो हैं वह अंतिम रूप में एक रूप प्राप्त कर लेती हैं, और वो एक ऐसा रूप होता है जिसको पढ़ सकते हैं, जिसको सुन भी सकते हैं। जैसे कहानी हुई, कविता हुई, उसको हम पढ़ भी सकते हैं, उसको सुन भी सकते हैं। कोई सुना सकता है, कोई पढ़ सकता है। लेकिन नाटक एक ऐसी विधा है जो लिखित रूप है और एक आयामी होता है। नाटक का मंचन जब हमारे सामने आता है तब जाकर वो पूरा होता है। केवल यानी शुरुआत में हम नाटक को पूरा नहीं मान सकते, यानी रंगमंच उसकी एक अनिवार्य शर्त है। रंगमंच के लिए ही नाटक लिखा जाता है, ना कि नाटक सुनने के लिए लिखा जाता है और ना ही पढ़ने के लिए लिखा जाता है। ये और बात है कि बहुत से नाटक इस रूप में महत्वपूर्ण हुए कि उस बाद में उसको खूब अच्छे से पढ़ा गया और सुना भी गया, लेकिन उसका असली स्वरूप यानी लिखा जाता है, उसके जो नियम आते हैं, उसके जो निर्देश आते हैं, वो पूरी तरह से रंगमंच के निर्देश होते हैं। तो इसलिए दूसरी विधाओं से उसके बहुत अंतर आप पाएंगे, क्योंकि पढ़ने और सुनने की यात्रा जो दूसरी विधाएं करती हैं, नाटक पढ़ने और सुनने के साथ साथ देखने की विधा भी उसमें दिखाई पड़ती है, यानी देखने का तत्व भी उसमें कहीं ना कहीं शामिल होता है। अब दूसरे बिंदु पर आते हैं। नाटक में समय का बंधन भी बड़ा महत्वपूर्ण है। संस्कृत के नाटक जो लिखे गए, आपको पता होगा, यहाँ तक कि भरत मुनि ने भी जो नाट्यशास्त्र में जो नियम बताए हैं, उसमें नाटक के एक अंक को कम से कम 48 मिनट का होने का बताया है। यानी बहुत महत्व रखता है कि कहाँ और कितना और क्या होना चाहिए, एक नियम में बंधा उसका शास्त्र बना। तो समय का बंधन नाटक की रचना पर पूरा असर डालता है। यानी किसी भी विषय को सिर्फ उतना ही दिखाया जाए, उतना ही उसका स्वरूप हमारे दृश्य के रूप में आना चाहिए जितना हम पर असर डालता हो। यानी गैप को, या कह सकते हैं कि उसके बाकी किसी नायक के जीवन के पूरे अंगों को देखना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता है। सिर्फ वो महत्वपूर्ण होता है जहाँ स्वीकार है, अस्वीकार है, जहाँ संवाद है, जहाँ कह सकते हैं तनाव है, जहाँ संघर्ष है, वो सारे हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो नाटक को शुरू से लेकर अंत तक एक निश्चित समय सीमा के भीतर पूरा होना होता है, ये ध्यान रखना होता है। नाटककार अगर अपनी रचना को मान लीजिए कि अतीत से शुरू करता है, भूतकाल से शुरू करता है, और फिर उसको भविष्यकाल की भी बातें बतानी हैं, तो दोनों को उसको बताना कहाँ है, उसको वर्तमान स्थिति में ले आना है। यानी रंगमंच में जब दर्शक देख रहा है, रंगमंच पर जा रहा है देखने के लिए, तो जो रंगमंच देख रहा है उस रंगमंच में उसको वर्तमान में ही होना है। शैली उसकी वर्तमान में ही होगी, भाषा उसकी वर्तमान में ही होगी। जैसे अगर मान लीजिए कि रामायण की कोई कथा नाटक के रूप में प्रस्तुत की जा रही है, या अंधा युग नाटक जो धर्मवीर भारती का बहुत ही मशहूर हुआ, तो धर्मवीर भारती के उस अंधा युग नाटक को ही अगर आप कभी देखिए, मौका मिले तो ज़रूर देखना चाहिए और देखिए उसमें, तो वो महाभारत पर आधारित है, महाभारत की कथा पर आधारित है। तो चाहे वह कथा, भले ही महाभारत की वह कथा कितने हज़ारों वर्ष पहले की घटना कही जाती है, बावजूद इसके अगर आज के समय में उस नाटक को हम देख रहे हैं तो पूरी तरह से जो दर्शक है उसका तादात्म्य उसके साथ हो जाता है, उस चरित्र के साथ हो जाता है। उसमें जो भी चरित्र आते हैं, चाहे युधिष्ठिर हो, चाहे कोई भी हो, तो वो सारे चरित्र, दुर्योधन है या भीष्म पितामह हैं, इन सारे चरित्रों के साथ एक तादात्म्य स्थापित उसे करना पड़ता है। जैसे अगर मान लीजिए कि आपको याद होगा कि उसमें पांचाली है यानी द्रौपदी, तो द्रौपदी एक चरित्र है, और द्रौपदी चरित्र की उस दृश्य को याद करिए कि जहाँ पर उसका चीरहरण हो रहा है।
तो चीर हरण का दृश्य है और उस चीर हरण के दृश्य को लेकर के जब वह बताने जाती है, मान लीजिए इस पूरी समस्या को, इस पूरी घटना को कल्पना करिए कि भीष्म पितामह से अपनी वह समस्या बयां करती है, कहती है, तो भीष्म पितामह के चेहरे पे जो परिवर्तन होगा, यानी वह एक चुप्पी हो सकती है क्योंकि वो कुछ न कर सकने की स्थिति में है। तो उस चुप्पी को भी जिस तरह से बयां करता नाटक, जिस तरह से दिखाया जाता है, आप कल्पना कर सकते हैं कि कहानी में इस बात को बताने के लिए संभवतः कम से कम 2-3 पेज हमें दिखाना पड़ेगा, 2-3 पेज लिखना पड़ेगा, 2-3 पृष्ठ पर बयां करना पड़ेगा कि भीष्म पितामह को ने क्या सोचा, क्या क्या हुआ उनके साथ। ये सारी बातें सिर्फ एक दृश्य से हम बयां कर सकते हैं नाटक में, और वो भीष्म पितामह के चेहरे की चुप्पी, चुपचाप खड़े हो जाना। और थोड़ा सा और अगर हम प्रयास करें तो चूँकि अब हमारे पास सुविधाएं बहुत सी हो चुकी थी रंगमंच की, तो कल्पना करिए कि वहाँ हमने बिल्कुल अंधकार कर दिया, एक सिंबॉलिक प्रतीकात्मक तरीके से। तो हमने अंधकार का दृश्य कर दिया, जो अभी तक उजाला दिखाई पड़ रहा था वहाँ अंधकार कह दिया। तो वह भी अपने आप में प्रतीकात्मक ढंग से इस बात को बयां कर देता है, इस बात को कह देता है कि भीष्म पितामह एक तरह से अपने को असमर्थ पा रहे थे कुछ भी कर सकने में। तो ये तमाम स्थितियाँ अगर कल्पना करिए कि अगर हमें उस भविष्य की कल्पना उस तरह से करना है कि आने वाले समय में क्या भीष्म पितामह को ये निर्णय लेना चाहिए था या उस घटना को लेके आना है, तो हमें कुल मिलाकर के हमें वर्तमान में सोचना होगा, वर्तमान की परिदृश्य को सोचना पड़ेगा, लेकिन साथ ही हमें भाषा में भी ये वर्तमान में सोचना पड़ेगा, लेकिन साथ ही हम कहीं न कहीं इस भविष्य की उन घटनाओं तक भी जा सकते हैं कि भीष्म पितामह को क्या क्या करना चाहिए था, भीष्म पितामह क्या कर सकते थे। इस कल्पना की ओर भी नाटककार जा सकता है। तो ऐसे मंच निर्देश भी देने पड़ते हैं। तो तमाम चीज़ों पर हम लोगों को वर्तमान काल में लिखते हुए देखना पड़ेगा। लेकिन समय को लेकर एक और बात देखने की ज़रूरत है कि जैसे दूसरी विधाएं हैं, यानी कहानी, उपन्यास या फिर कविता, कभी भी पढ़ते या सुनते हुए हम चाहें तो बीच में रोक सकते हैं, आसानी से हम लोग करते भी हैं ऐसा। लेकिन नाटक में हम ऐसा नहीं कर सकते। नाटक एक बार शुरू हुआ तो उसे ख़त्म होना होगा, तभी उसका प्रभाव होगा। कहानी आप बीच में छोड़ सकते हैं, उपन्यास आप बीच में छोड़ सकते हैं, कविता आप बीच में छोड़ सकते हैं, लेकिन नाटक बीच में नहीं छोड़ सकते हैं, अन्यथा उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए समय के इस बंधन को भी बहुत देखना और समझना पड़ता है। वहीं से शुरू करना पड़ेगा, चाहे हम कहीं से भी नाटक के दूसरे दृश्य को भी शुरू करें, तो हमें समय को ध्यान में रखते हुए वहीं से शुरू उसको करना पड़ेगा। नाटककार को यह भी सोचना ज़रूरी है कि दर्शक कितनी देर तक किसी एक दृश्य को देख सकता है। ये मानकर चलिए, मान लीजिए कि द्रौपदी की चीर हरण का ही दृश्य है। इस दृश्य को अगर हम थोड़ी देर तक दिखा रहे हैं, मुश्किल से 2 मिनट, तो शायद हम बर्दाश्त कर लेंगे। कल्पना करिए कि इसको खींच करके कोई 5 मिनट तक ले जाता है, तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और यह लगेगा कि आप कुल मिलाकर के बेवजह खींचा जा रहा है, बेवजह के डायलॉग, बेवजह के संवाद दिए जा रहे हैं। इसलिए यह भी बड़ा ध्यान देना पड़ता है कि ज़रा सा भी समय का कह सकते हैं बढ़ा करके देना नाटक बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता है, रंगमंच बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता है। इसलिए नाटक का प्रभाव तभी पड़ेगा जब समय का बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाए। तो ये बात हम लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है। कहानी को आप अपने सामने घटित होते देख सकते हैं। नाटक में किसी भी चरित्र का पूरा विकास होना ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए कि कहानी है, आप कल्पना करिए हामिद की कहानी है, जो ईदगाह कहानी प्रेमचंद की आप पढ़ते हैं, तो ईदगाह कहानी में पूरी की पूरी कहानी आप याद करिए। उसमें आप जो हामिद मेले में जाता है, मेले से लौट कर आता है, अपनी दादी से संवाद करता है, तो पूरा दृश्य हमें घटित होता हुआ दिखता है और हम चाहें तो रोक करके फिर से कहानी को पूरा घटित होता हुआ देख सकते हैं। लेकिन नाटक में आप ऐसा नहीं कर सकते। इसी को अगर नाट्य रूपांतरित किया जाए, नाट्य रूपांतरित करके रंगमंच पर ले आया जाए, तो जहाँ मेले में गया है हामिद, उसके बाद दर्शक इस बात का इंतज़ार नहीं कर सकता कि मेले से जब तक लौट के आए और वो कपड़ा बदले और आपके सामने एक दूसरा दृश्य शुरू हो, यह संभव नहीं है। इसलिए हम लोगों को बाकायदा इस बात के लिए तैयार रहना पड़ता है कि इस दृश्य के बाद दूसरा दृश्य तुरंत होना है,
इसलिए निर्देश और बाकायदा रंगमंच की सज्जा भी हमें उतनी ही ध्यान देनी पड़ती है। तो इसलिए हम ज़रा भी उसमें इंतज़ार नहीं कर सकते। तो यदि हम भरत लिखित नाट्यशास्त्र को भी देखें तो उसमें नाटककारों से ये अपेक्षा की गई थी कि नाटक के हर एक अंक की, जैसा मैंने कहा, कि कम से कम उसकी अवधि 48 मिनट की हो। तो नाटक के तत्वों पर बात करते हुए हम इन सब विषयों पर ध्यान हमें देना चाहिए और ज़रूर इस बात को सोचना चाहिए। चलिए, एक मैं आपके सामने एक घटना बताती हूँ, एक नाटक के बारे में थोड़ा सा जिक्र करती हूँ आपके सामने कि कैसे, जैसे जसमा ओडन नाटक का नाम आपने सुना होगा। ये गुजरात के भवाई शैली की एक, कह सकते हैं, वेश नाम का एक जो शैली होती है उस पर उसमें यह दिखाई पड़ेगा, उसके आधार पर यह तैयार किया गया है। वैसे ये तो लोक कथा है, लेकिन लोक कथा के आधार पर एक नाटक तैयार किया और शांता गांधी, जो कि बहुत अच्छी नाट्य संपादक करती हैं, नाट्य संपादित करती हैं, उन्होंने इसको संपादित किया। जब उन्होंने संपादित किया तो दृश्य क्या था? दृश्य ये था कि एक राजा था और वो राजा जो कि कामुक कह सकते हैं, थोड़ा सा एक बिल्कुल सामान्य स्त्री है, मजदूर स्त्री है, उस मजदूर स्त्री के साथ संवाद करता है। तो छोटा सा दृश्य मैं आपके सामने पेश करती हूँ। जब वो उससे प्रयास करता है कि वो उसके साथ रहे, उसके साथ जैसा वो चाहता है वैसा व्यवहार करे, जब वह स्त्री इनकार करती है, यह पूरी की पूरी घटना आप कल्पना करिए कि है तो मध्यकाल का, लेकिन शांता गांधी ने इसको एक आधुनिक काल के रूप में सोचा है, जिसको समय का बंधन मैं कह रही थी। तो शांता गांधी ने इसको बिल्कुल आधुनिक नाटक की तरह सोचा है और आधुनिक सवालों के साथ इसको पेश करती हैं। नाटक, मान लीजिए कि दृश्य है कि जब वो एक दूसरे से संवाद करते हैं, वो स्त्री को अपने बंधन में बांधना चाहता है, स्त्री को अपने साथ ले जाना चाहता है। तो सिद्धराज के साथ जसमा संवाद करती है। जसमा कहती है सिद्धराज से कि क्या तुम मिट्टी खोद सकते हो? वो कहता है, हंसता है और कहता है, नहीं, मेरे पास इसके लिए बहुत सारे मजदूर हैं। फिर कहती है कि अच्छा, तो तुम मकान बना सकते हो? तो वो कहता है कि मेरे पास इसके लिए बहुत सारे कारीगर हैं। फिर कहती है, जसमा कहती है कि तब तो तुम कम से कम रसोई तो बना ही लेते होगे। तो वो कहता है कि नहीं, इसके लिए मेरे पास बड़े सारे रसोइये हैं, बहुत सारे काम करने वाले हैं। तो फिर कहती है जसमा, बड़े ही तुच्छ भाव से उसको देखती है। वो एकदम दृश्य आप सोचिए कि एकदम तुच्छ भाव से निहारती है उसको और फिर कहती है, तो फिर राजा, तुझे आता ही क्या है? तुझे तो ना तो ज़मीन खोदना आता है, ना तो तुझे मकान बनाना आता है, ना तुझे रसोई बनाना आता है, तुझे आता क्या है? मान लो कि कल को तुम्हारी ये नौकरी ना रही, मान लो तुम्हारा मुकुट भी चला गया, तो तुम क्या करोगे? तो तुमको कोई नौकर भी नहीं रखेगा। इससे तो हम ही लोग अच्छे हैं कि कम से कम मेहनत करके हम अपनी रोटी खा सकते हैं। तो ये अपने आप में सोचिए, ये दृश्य अपने आप में कैसे वो जवाब देती है। एक स्त्री को आधुनिक रूप में शांता गांधी ने प्रस्तुत कर दिया, समय बदल दिया और उस आधुनिक रूप में प्रस्तुत करके मेहनत मजदूरी की महत्व को भी प्रदर्शित कर दिया और साथ ही एक ऐसी आत्मविश्वास से परिपूर्ण स्त्री, जिसको हम कह सकते हैं जेंडर पर्सपेक्टिव इसको दे दिया, कि एक आत्मविश्वास से परिपूर्ण स्त्री जिसको कामुक दृष्टि से देखने वाला राजा अपने जाल में फंसाना चाहता है, तो वो उससे तर्क जाल में फंसा देती है और उससे वो सवाल करती है कि तुम्हारे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं किस लालच से तुम्हारे पास आऊँ? तुम्हें कुछ भी नहीं आता, तो कोई कला नहीं आती, तो किस लालच से तुम मुझे बुला रहे हो? मैं क्यों आऊँ तुम्हारे पास? बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको उन्होंने पेश किया। इसलिए समय की बात जब मैं कह रही थी तो ये हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि समय के बंधन की बात को हमेशा ध्यान रखना है कि भले ही हम भविष्य की कल्पना करें और अतीत की बात करें, लेकिन हम करेंगे वर्तमान में, यानी वर्तमान संदर्भों से उसे जोड़कर प्रस्तुत किया जा सकता है, तभी नाटक का महत्व होगा। और यही शांता गांधी ने जसमा ओडन नाटक में किया। कभी मौका मिले तो आप ज़रूर उसे देखिए। इसी तरह से नाटक में शब्दों का बड़ा महत्व होता है। शब्दों का महत्व तो कविता में भी होता है, लेकिन नाटक में भी इसका बहुत ही महत्व होता है। जैसे अगर मान लीजिए कि जिस जगह पर जिस तरह की भाषा
प्रयोग की जाती है उसी भाषा में उस नाटक का होना बड़ा महत्व रखता है, ये बहुत ही मायने रखता है। और उसको हम कैसे, मान लीजिए अब जैसे अगर मैं ये कह रही हूँ तो इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं हुआ कि अगर रामायण को हम नाटक रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, जैसे रामलीला हमारे यहाँ प्रस्तुत की जाती है, तो रामलीला जब प्रस्तुत की जाती है तो संस्कृत के बहुत अच्छे डायलॉग, बहुत अच्छे संवाद उसमें प्रस्तुत किए जाते हैं और जो हमें आकृष्ट भी करते हैं, बांधते भी हैं। लेकिन आपने सुना होगा अभी दिल्ली में ही एक जगह पर जामिया के पास, वहाँ इसको बाकायदा उर्दू में प्रस्तुत किया गया है। तो जब उर्दू शैली में इसको प्रस्तुत किया गया तो उसमें बाकायदा संवाद बदल गए, क्योंकि उसको पूरा का पूरा परिदृश्य बदल गया, इसलिए उर्दू शब्दों का, उर्दू भाषा का प्रयोग उसमें बाकायदा होने लगा, क्योंकि पूरे के पूरे परिदृश्य की कल्पना ही इस तरह से की गई। तो ये भी बड़ा महत्व रखता है कि हम किस रूप में उसका रूपांतरण कर रहे हैं। जैसे हैमलेट को अगर हम लोग मान लीजिए भारत में रूपांतरित करते हैं, भारत में प्रदर्शित करते हैं, तो हम हैमलेट को प्रदर्शित करते समय कई बार उसके जो पहनावा ओढ़ावा है, उसके जो पहनावे ओढ़ावे को भी कई बार बदलने की कोशिश कर देते हैं। कई बार हम उसके संवादों को भी अपनी यहाँ की भाषा में बदलने की कोशिश करते हैं। हालांकि इस पर विवाद है, लेकिन फिर भी ऐसा भी कई बार करते हैं, क्योंकि हमारा सबसे पहला उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम किसके लिए ये इसको प्रदर्शित करने जा रहे हैं, कौन देखेगा, कौन सुनेगा, कौन पढ़ेगा। तो यानी हमारा टारगेट ऑडियंस कौन है, ये बहुत महत्व रखता है। अगर हम किसके लिए कर रहे हैं ये पता है तो भाषा, संवाद, सब कुछ उसी के अनुसार बदलता चला जाएगा, शब्द भी बदलते चले जाएंगे। जैसे कहीं कहीं कुछ लोगों ने प्रयोग किए हैं ऐसे कि जैसे संगीतात्मक ढंग से कुछ लोग बात करते हैं। आपने बच्चों को भी, आप लोग भी करते होंगे ऐसा कि वहाँ हुई थी लड़ाई, अभी होगी पिटाई, इस तरह से आप अक्सर तुकबंदी वाले खेल करते हुए कई बार डायलॉग संवाद लिखे जाते हैं। तो ऐसे भी आपने नाटक देखे होंगे। कई लोगों को बातचीत करने का शैली ही यही होती है। तो अगर हम वहाँ के लोगों को आधार बना करके, वहाँ के लोगों को विषय बना करके, वहाँ लोगों के कथ्य को विषय बना करके अगर हम लेके आते हैं तो निश्चित रूप से हमें उन शब्दों पर ध्यान देना पड़ेगा, कैसे शब्द प्रयोग कर रहे हैं। बड़े आए कृष्ण वाले, तुम्हारे लिए होगा तुम्हारा भ्रम। अरे जानते हो तुम्हारे उस कृष्ण के साथ कैसी कैसी लीलाएं रची है हमने, सुनोगे ना तो दंग रह जाओगे दंग। ऐसा कौन सा स्वांग रचाया है भगवान श्री कृष्ण ने, बताइए जरा हमें भी। उद्धव जी, ऐसी ही एक लीला मैं आपको बतलाती हूँ। जब राधा से मिलने को प्रभु स्वयं राधा बन गए। नाटक में शब्दों का बड़ा महत्व होता है। तो नाटक में अगर शब्दों का महत्व है, बिल्कुल कविता की तरह से ही नाटक में शब्दों का महत्व है, तो हमें ध्यान देना होगा कि कहाँ के लिए हम लिख रहे हैं, कौन हमारा दर्शक है, कौन इसको सुनने वाला है। तो उनको ध्यान में रखते हुए भाषा में भी परिवर्तन किया जाता है, यहाँ तक कि शब्दों में भी परिवर्तन हो जाता है। कई बार कुछ जगहों पे, गाँवों में आपने देखा होगा पहाड़ी शैली हो सकती है, या गांव में कई बार खेल खेल में लोगों को बाकायदा गीतात्मक ढंग से बात करने की आदत होती है, कविता में बात करने की आदत होती है। तो हमें अपनी संवाद लिखते समय यह ध्यान रखना पड़ेगा कि उसमें हम उस संवादों में भी वह गीतात्मकता लाने का प्रयास करें और उसमें कहीं ना कहीं वह संगीत आए। तो नाटककार के लिए ज़रूरी हो जाता है कि वह अधिक से अधिक संक्षिप्त और सांकेतिक भाषा का प्रयोग करे, जो अपने आप में वर्णित न होकर क्रियात्मक होना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। यानी शब्दों को दृश्य में प्रस्तुत करने की कला उसे आनी चाहिए। बाकायदा शाब्दिक अर्थ से ज़्यादा व्यंजना की ओर हमें ले जाने की ज़रूरत है। जैसे अब मैंने अभी आपसे जिक्र किया था कि मान लीजिए कि हमें किसी दृश्य परिवर्तन की बात करनी है, या यूं ही कि वहाँ ले गए, तो हम केवल बता करके पिछले, जब हम अतीत की बात कर रहा है कोई कैरेक्टर, कोई चरित्र, तो हम ऐसे इशारा करके भी बता सकते हैं, और इशारा करने से अपने आप में आप बाकायदा वहाँ तक पहुँच सकते हैं, और ऐसा करते ही आपके सामने एक दूसरा दृश्य आ जाता है, और ये रंगमंच को निर्देश रहता है बाकायदा, और दूसरा दृश्य आ जाता है। तो ये इशारा और संकेत बहुत महत्व रखता है। संकेत कई बार चेहरे के भाव से भी हो सकता है। जैसे अब क्रोध दिखाना है, मान लीजिए किसी को पर गुस्सा हमें दिखाना है किसी पर, तो गुस्सा दिखाने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारे संवाद लिखे जाएं।
बहुत उस किया जा सकता है कि केवल चेहरे पर वो भाव ला दिया जाए, बहुत तेज क्रोध, जैसे रावण को बहुत क्रोध में दिखाया, राम को बहुत क्रोध में दिखाया जब सीता को उठा ले गए रावण। तो ये तमाम दृश्य जो अगर आते हैं तो केवल चेहरे पर क्रोध दिखा देने मात्र से हमारा काम चल जाता है। हमें ज़रूरत नहीं है कि हम उस पर बहुत लंबे चौड़े संवाद लिखें। तो हमें व्यंजना सिर्फ भाव से भी कर सकते हैं, तो इस बात को हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। ये भी कहा गया है कि अच्छा नाटक वही होता है जो लिखे अथवा बोले गए शब्दों से भी ज़्यादा अर्थ उसका प्रस्तुत हो रहा हो, यानी अर्थ ध्वनित हो रहा हो। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो नाटक का एक मौन भी बहुत महत्व रखता है, नाटक का एक अंधकार भी बहुत महत्व रखता है। तो कई पृष्ठों के बराबर वो अपने आप में महत्व लेकर के चलता है। अब हम आते हैं नाटक के विषय पर। तो नाटक के विषय भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। नाटक में उसका कथ्य बहुत महत्वपूर्ण होता है, कौन सा विषय लिया है, और विषय के अनुसार नाटक का फॉर्म, नाटक का शिल्प कह सकते हैं, उसकी संरचना बदल जाती है। तो जैसा कथ्य होगा वैसा शिल्प होगा। तो कथ्य के अनुसार शिल्प बदल जाता है। तो नाटक में यह भी महत्वपूर्ण होगा, जैसे अगर महाभारत कालीन कथा है या कह सकते हैं रामायण कालीन कथा है, तो निश्चित रूप से वो हमारा शिल्प बदल जाएगा। और अगर हमारा आधुनिक नाटक है, वही महाभारत की कथा जिसको अंधा युग में धर्मवीर भारती ने प्रस्तुत किया, तो धर्मवीर भारती की उस अंधा युग को प्रस्तुत करने के लिए वो संस्कृत युग के नाटक की तरह हमें उसे नहीं प्रस्तुत करना होगा, उसे बदलना पड़ेगा निश्चित रूप से। तो कुल मिलाकर के हमें बदलना पड़ता है। शिल्प संरचना पर हमें ध्यान देना चाहिए। यह बात भी हमेशा ध्यान में होनी चाहिए कि नाटक को मंच पर खेला जाना है, कहीं और नहीं। यानी किताब में उसे हम न कल्पित करें बल्कि मंच पर कल्पित करें। तो यह हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। एक कुशल संपादक भी नाटककार को होना पड़ता है, यानी लालच नहीं कि हर दृश्य दिखाना है, संवाद भी हर सुनाना है। यह कह सकते हैं कि थोड़ी कटौती करते रहनी पड़ेगी, संपादित करते रहना पड़ेगा। ये ध्यान रखना पड़ेगा कि उतना ही दें जितना हमारे दर्शक के लिए महत्वपूर्ण है। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है किसी भी रचनाकार के लिए। वैसे तो ये होना चाहिए कि संपादन बहुत महत्व रखता है। और पहले घटनाएं, स्थितियां, दृश्यों का चुनाव करें, फिर उन्हें किस क्रम में रखा जाए यह भी सोचें, और शून्य से ऊपर तक यानी शिखर तक जाने की दिशा खुद तय करें। एक दिशा निर्धारित करें कि यानी पहला दृश्य कौन होगा, दूसरा कौन होगा, तीसरा कौन होगा। तो धीरे धीरे कला हमारी कैसे, ये नाट्य कला कैसे आगे बढ़ेगी, इस पर हमें सोचने की ज़रूरत है। अल्लाह रखे। हुजूर, कुछ कहा तुमने? हुजूर नहीं हुजूर, मैं इसे डांट रही थी हुजूर, मार भी रही थी। क्यों, क्या हुआ इसको? हुजूर, बुखार आता है हुजूर। तो इसको यूं छोड़कर रुला क्यों रही है? क्या करें हुजूर, गोद में लिए काम भी कैसे होगा। तो आज के इस एपिसोड में हम लोगों ने नाटक के विषयों तक बात की है। नाटक के विषय अभी बहुत से बिंदुओं पर हमें नाटक के चर्चा करनी है, जैसे संवाद हुआ या उसके और दृश्य हो गए, या उसका उपसंहार कैसे होगा, तनाव और संघर्ष का क्या महत्व है, स्वीकार अस्वीकार का क्या महत्व है। इन सारी चीज़ों पर हम आगे के एपिसोड में चर्चा करेंगे। आज बस इतना ही।